स्वागत है आप सभी का अपना उत्तराखंड में। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में हुई हिंसा और लाल किले पर कब्जे पर उत्तराखंड युवा कांग्रेस ने एक ट्वीट किया है। ट्वीट में लिखा कि किसानों ने लाल किले को फतेह किया, इनकलाब जिंदाबाद। बाद में युवा कांग्रेस ने ट्वीट को ही डिलीट कर दिया। वहीं यूथ कांग्रेस के ट्वीट से कांग्रेस ने पूरी तरह से पल्ला झाड़ लिया है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि उन्होंने कोई ट्वीट नहीं देखा है और कांग्रेस किसी भी राष्ट्रीय विरोधी ताकत के साथ नहीं है। यूथ कांग्रेस की तरफ से कल दिल्ली में जिस तरह से हिंसा हुई है, हिंसक प्रदर्शन हुए हैं, उसको लेकर ट्वीट यूथ कांग्रेस की तरफ से जिसमें इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए ये लिखा गया कि फतेह हमारी हुई है। लेकिन कांग्रेस यूथ ने कहा कि ये हमारी तरफ से ट्वीट नहीं किया गया है, किसी ने हमारे अकाउंट को हैक कर लिया था। लेकिन इस पर लगातार बवाल मचा हुआ है। दो तस्वीरें, एक तस्वीर में आप लाल किले पर हंगामा देख रहे हैं। कल जो तस्वीरें निकलकर सामने आई वो शर्मसार करने वाली थी। और दूसरी तस्वीर यूथ कांग्रेस के ट्वीट की जिसे पोस्ट किया गया, लेकिन कुछ ही देर में उसे हटा भी लिया गया। अरे साहब, हमने तो देखा ही नहीं ट्वीट। वो ट्वीट केवल उन लोगों ने देख लिया जो मोदी जी के इशारे पर प्रचार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और कांग्रेस के खिलाफ। उन लोगों ने देखा है ट्वीट, हमने तो देखा नहीं। कोई ऐसा ट्वीट हमने नहीं देखा, ना कोई ऐसा ट्वीट कोई कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से हुआ है और हम इससे सहमत भी नहीं है। और वहीं दिल्ली हिंसा के और उत्तराखंड के यूथ कांग्रेस की ओर से ट्वीट पर अपनी किसानों ने लाल किले को फतेह किया और इनकलाब जिंदाबाद लिखने पर सीएम त्रिवेंद्र रावत ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। सीएम ने कहा कि किसानों के विरोध को कांग्रेस का समर्थन था, जिसके बाद दिल्ली में हिंसा हुई। और इसके साथ ही सीएम ने कहा कि एंटी लॉबी और पाकिस्तान का भी समर्थन है। देखिए, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और किसान आंदोलन ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस का आंदोलन हो गया है। साथ ही इसमें जो तमाम ऐसी शक्तियां जिन्होंने सीएए का विरोध किया, जिन्होंने जीएसटी का विरोध किया, ऐसी टोटल जो एंटी लॉबी है, छोटे छोटे जो धड़े हैं, तमाम जो लेफ्टिस्ट लोग हैं, और अब तो पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट के भी सबूत सामने आए हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और मेरा ये मानना है कि किसान कभी भी ये हरकत नहीं कर सकता है। किसान मिट्टी से जुड़ा होता है और कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकता कि उसकी देशभक्ति पर कोई उंगली उठा सके। निश्चित रूप से कुछ अराजक तत्व तो इसमें घुसे हैं, योजनाबद्ध तरीके से घुसे हैं, एजेंडे के तहत घुसे हैं और उन्होंने ही कल जो उत्पाद किया है वो उन्हीं के द्वारा इस तरह का उत्पाद किया गया है। और इसके साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने भी दिल्ली हिंसा के और उत्तराखंड यूथ कांग्रेस की ओर से किसानों के लाल किले को फतेह ट्वीट पर कांग्रेस पर निशाना साधा। शहनवाज हुसैन ने कहा कि पर्दे के पीछे कांग्रेस है और पंजाब से हो रही थी मॉनिटरिंग। पार्टी कितनी खुश हो रही है कि लाल किला पे किसान चढ़ गए। इसमें सब पर्दे के पीछे कांग्रेस भी है, क्योंकि किसान संगठन जो आए उसको पूरी मॉनिटरिंग पंजाब में सरकार किसकी, वहीं से सारी मॉनिटरिंग हो रही। और यहाँ भी उत्तराखंड का युवा मोर्चे का अध्यक्ष खुश हो रहा है, शाबाशी दे रहा है उनको। देश के लोग क्षमा नहीं करेंगे। और कुंभ में कोरोना के खतरे पर सीएम का अब बयान आया है। हरिद्वार में पूरी तरह से फॉलो होगी गाइडलाइंस। हरिद्वार को ही नहीं बल्कि उन्होंने कहा कि इसे हम वुहान या फिर मरकज नहीं बनने देंगे। यहाँ पर अगर कुंभ मेले का आयोजन हो रहा है तो साथ ही साथ कोविड प्रोटोकॉल का भी यहाँ पूरी तरह से ध्यान रखा जाएगा और इसे वुहान और मरकज हम नहीं बनने देंगे। अनुरोध किया कि आप, हरिद्वार धार्मिक नगरी है, साधु संतों की नगरी है और एक तरह से हमारी आध्यात्मिक राजधानी है और इसलिए कुंभ में हजारों लाखों लोग देश विदेश से आएंगे तो हमारा जो बाह्य स्वरूप है वो भी आध्यात्मिक होना चाहिए। मैं हरिद्वार के तमाम लोगों को, तमाम आश्रमों को भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने हमारी इस अपील पर और एक कलर कल्चर देने का काम किया है। और जो भी वहाँ पर सजावट की गई है वो उत्तराखंड की थीम पर है, रामायण की थीम पर है कि जो
श्रद्धालुओं को, उनके मन में जो श्रद्धा का भाव है उसको और बढ़ाने का काम करते हैं और नए लोगों को अपनी कल्चर से अवगत कराते हैं। सर, केंद्र उसका फर्क आपको नहीं लगता है कि श्रद्धालुओं पे पड़ेगा? देखिए, पहली लड़ाई इस समय कोविड को लेकर को है। हम नहीं चाहते कि भारत ने जो काम किया है कोविड पर, विश्व में कीर्तिमान स्थापित किया है भारत ने, और ऐसा कोई रिस्क जोखिम नहीं होना चाहिए कि हरिद्वार वुहान बने, हरिद्वार मरकज बने। यही सोचकर भारत सरकार ने जो गाइडलाइंस दी हैं कि ताकि संक्रमण, ये कुंभ संक्रमण का कारण न बने। एक बार पहले भी कुंभ के दौरान एक महामारी हो चुकी है जिसमें हजारों लोग मरे थे, इसलिए कोई भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए कि कोई जोखिम भरा हो। और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज से 2 जिलों के दौरे पर रहेंगे। आज सीएम अल्मोड़ा जिले का दौरा करेंगे और इस दौरान सीएम विधायक सुरेंद्र सिंह जीना की स्मृति में सल्ट में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में भाग उन्होंने लिया और श्रद्धांजलि दी। हम आपको बता दें कि सुरेंद्र सिंह जीना सल्ट से भाजपा के विधायक थे और उनकी कोरोना से मौत हो गई थी। सल्ट में जल्द ही अब विधानसभा उपचुनाव होने हैं, जहां पर जिले की कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इसके बाद के कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग भी सीएम की होने वाली है। वहीं गुरुवार को सीएम पौड़ी जिले के दौरे पर रहेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री जो है वो जिलों का दौरा भी करेंगे, कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे और इसके साथ ही दोनों जिलों में सीएम के रात्रि प्रवास का भी कार्यक्रम है। तो ये अभी डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा और पौड़ी जिले का ये प्रवास रहेगा। पौड़ी में कुछ शिलान्यास होंगे, लोकार्पण होंगे और इसी तरह से कुछ समीक्षाएं होंगी जिलों की, क्योंकि हमने 100% बजट विभागों को रिलीज किया है और शायद देश का पहला राज्य होगा जिसने 3 महीने पहले ये काम किया है। इसी तरह से जिला योजना का भी 100% रिलीज किया है। और 2022 के चुनाव में बीजेपी 57 से बढ़कर अब 60 सीटें जीतने का दावा कर रही है और ये जीत तय हो इसके लिए एक साथ कई प्लान भी चल रहे हैं, लेकिन सबसे मेगा प्लान है अपनों की घर वापसी, जिसके लिए स्क्रीनिंग कमेटी तक बना दी गई है। 2017 जैसा करिश्मा 2022 में भी हो, इसके लिए बीजेपी के रणनीतिकार जुट गए हैं। पार्टी के नए पुराने साथियों की घर वापसी का मेगा प्लान बनाया गया है और इसके लिए राज्यसभा सांसद नरेश बंसल को कमान सौंपी गई है। बंसल की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई है जो तय करेगी कि किसे बीजेपी में एंट्री दी जाए और फिर गुणदोष के आधार पर बीजेपी अध्यक्ष भगत और संगठन मंत्री अजय कुमार इस पर फाइनल मोहर लगाएंगे। आगे चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए, क्योंकि हमारी पार्टी लगातार बढ़ती जा रही है और प्रदेश के अंदर कई लोग भाजपा में शामिल होना चाहते हैं, तो उसके लिए हम इस कमेटी का गठन किया गया है। बीजेपी का फोकस उन सीटों पर है जहां 2017 में जीत या फिर हार का अंतर बहुत कम था। इन सीटों पर पार्टी छोड़ गए अपनों की वापसी होगी, तो वहां रहने वाले प्रभावशाली लोगों को भी मिशन मोड में पार्टी से जोड़ने की तैयारी है। और वहाँ पे कौन प्रभावशाली लीडर्स हैं उनसे बातचीत करेगी और उनको पार्टी से जोड़ने का भी काम करेगी। इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे और भी वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने उस समय बगावत किया, कोई परिस्थितियाँ उनके सामने ऐसी रहेगी कि पार्टी को छोड़ करके चले गए, उनसे भी लगातार जो संपर्क में आएंगे, उनके गुण दोष के आधार पर उनको पार्टी में लेने का भी निर्णय ये कमेटी कर सकती है। जिलों से ऐसे नामों की लिस्ट मांगी गई थी और नाम आने के बाद बाकायदा उनसे बातचीत का दौर भी शुरू हो गया है। टारगेट तय है 2022 में 60 सीटों के साथ सत्ता में वापसी। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील प्रभात की रिपोर्ट। और हरिद्वार पहुंचे और पूर्व सीएम हरीश रावत समर्थकों सहित बुधवार को हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए पहुंचे, जहां पर गंगा स्नान और पूजा अर्चना के बाद रावत ने कहा कि इस बार होने जा रहे कुंभ को लेकर केंद्र ने जो कड़े नियम जारी किए हैं वो हरिद्वार के इंटरेस्ट में नहीं है। हरीश रावत ने कहा कि अवधि बढ़ाई जानी चाहिए। आपको बता दें कि हरीश रावत हरिद्वार से पूर्व सांसद भी रह चुके हैं। हमेशा मकर संक्रांति की यूं ही निकल गई हमारी, दूसरी संक्रांति हमें निकल गई। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि मकर संक्रांति से लेकर के शिव शंभू की संक्रांति तक कुंभ की अवधि का विस्तारीकरण होगा। और विधानसभा चुनाव ना लड़ने की इच्छा जता चुके वन मंत्री हरक सिंह रावत के सुर अब बदले बदले से नजर आ रहे हैं। हरक का कहना है कि
पार्टी उन्हें जो भी आदेश देगी वो उसे करेंगे। हरक सिंह ने यहां तक कहा कि पार्टी कहेगी तो वो कोटद्वार, रुद्रप्रयाग या फिर केदारनाथ, तीनों सीटों से कहीं से भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। और इसके साथ ही हरक सिंह ये भी कहा कि पार्टी अगर उनसे चुनाव लड़ने को लेकर इच्छा पूछेगी तो मैं कहूंगा कि मैं नहीं लड़ना चाहता। जो पार्टी जो आदेश करेगी, पार्टी कहेगी चुनाव लड़ना है तो मैं लड़ूंगा, कोटद्वार से लड़ना है वहाँ लड़ूंगा, पार्टी कहेगी रुद्रप्रयाग से लड़ना है मैं वहाँ लड़ूंगा, पार्टी कहेगी केदारनाथ से लड़ना है मैं वहाँ लड़ूंगा। तो जो भी आदेश पार्टी का होगा हम उसका पालन करेंगे, हम तो कार्यकर्ता हैं। और अब कोरोना अपडेट भी आपको दे देते हैं। तो मंगलवार को एक बार फिर से कोरोना केस में भारी कमी आई है। राज्य में कल सिर्फ 39 नए केस सामने आए। 7 पहाड़ी जिलों में से कल एक भी केस सामने नहीं आए, जबकि टिहरी और उत्तरकाशी में सिर्फ एक नया केस डिटेक्ट हुआ है। वहीं 24 घंटे में सिर्फ एक कोरोना मरीज की मौत हुई और कोरोना के एक्टिव केस भी अब घटकर सिर्फ 1400 रह गए हैं। और पिथौरागढ़ से खबर लेते हैं। यहां पर गुलदार का शव मिला है। बिशाड़ में यह शव गुलदार का मिला है। मौत के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। हालांकि वन विभाग की टीम मौके पर रवाना कर दी गई है और उसके बाद जांच पड़ताल की जाएगी और इसके बाद ही खुलासा हो पाएगा कि आखिर इस गुलदार की मौत कैसे हुई। और टनकपुर खटीमा हाईवे में सड़क चौड़ीकरण के नाम पर मिट्टी बेचने का अवैध खेल चल रहा है। एनएच में गड्ढा खोदकर मिट्टी निकालने का काम देर रात को हो रहा है। रात को सड़क खोदने आए कर्मचारी और जेसीबी को ग्रामीणों ने वापस भेज दिया। ग्रामीण सड़क निर्माण में लगे विभाग और ठेकेदार पर मानकों पर काम नहीं करने का आरोप लगा रही है। वहीं कार्यदायी संस्था के अधिकारी मिट्टी बेचने को और मानकों पर काम ना होने पर कार्रवाई की बात भी कह रहे हैं। हाईवे का चौड़ीकरण चल रहा है, सौंदर्यीकरण हो रहा है इसकी जो मट्टी उठा रहे हैं ये रात में आते हैं, दिन में तो आते नहीं है। अब ये रात में मट्टी उठा के कहाँ डाल रहे हैं कुछ पता नहीं है। इस पर ग्रामीणों ने करा विरोध, भाई ये हमारे आगे की मट्टी आप कहाँ डाल रहे हो। मानकों का जहाँ तक बात है तो उसमें हमारे अधिकारी निरंतर इसका इंस्पेक्शन करते रहते हैं और अगर इस तरह कोई बात आती है तो उसी समय ठेकेदार को उसके दिशा निर्देश दिए जाते हैं और काम मानकों के अनुरूप ही किया जाएगा। और उत्तरकाशी में जिला आबकारी अधिकारी और दूसरे अधिकारी कर्मचारियों के बीच तनातनी का माहौल है और दफ्तर के अंदर लंबे समय से चली आ रही कला अब खुलकर सामने आ रही है। आज विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों ने जिला आबकारी अधिकारी के खिलाफ डीएम को एक ज्ञापन दिया और जिला आबकारी अधिकारी का हस्तांतरण करने की मांग की है। खबर आई थी मेरे पास जिला आबकारी अधिकारी द्वारा और उनके जो कर्मचारियों द्वारा एक पत्र भी मुझे प्रेषित किया गया है। तो कल हमने दोनों पक्षों से वार्ता की है और एडीएम साहब ने भी वार्ता की है। इसमें जो भी शिकायतें होंगी उसका मैं संज्ञान मैंने लिया है, लेकिन मुझे लगता है कि जो भी उनकी प्रॉब्लम्स थी वो आपस में सॉल्व हो जाएंगी और पुनः आबकारी विभाग अपनी तरह से कार्य करेगा। और नैनीताल में बजून अधौड़ा सड़क निर्माण में नियमों का उल्लंघन का आरोप लगा है। लोगों का कहना है कि सड़क काटने वाले ठेकेदार मलबे को डंपिंग जोन के बजाय जंगल में फेंक रहे हैं और गांव के लोग बिन बारिश आपदा जैसे हालात से परेशान हो रहे हैं। जानकार कहते हैं कि अगर मानकों का उल्लंघन सड़क निर्माण में हो रहा है तो टोटल प्रोजेक्ट का 20 गुना जुर्माना ठेकेदार पर लगाया जा सकता है। मलबा आ जा रहा है बार बार, वो गाड़ी का शीशा भी टूटा है वहाँ पर देख सकते हैं आप। ऊपर से पत्थर आ जा रहे, तो कभी कोई चोट खाएगा कभी कुछ होगा। बरसात में तो परेशानी होगी ही होगी। इस तरीके से मानकों की अनदेखी करके सड़क का कटान किया जा रहा है। उसके लिए संबंधित विभाग के जो अधिशासी अभियंता हैं उनसे एक जांच करवाई जाएगी और जो मानकों का उल्लंघन किया जा रहा है तो उसमें कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। और रुकते हैं यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटते हैं।